माँ शारदे के चरणों में नमन। मैं कौशल भारद्वाज सम्यक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था की हमारी श्रृंखला एक चल रही है, उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है नागरिकता। नागरिकता संविधान का भाग 2 है। राज्य के 4 तत्व होते हैं मुख्य रूप से। उसमें पहला है भूभाग होना चाहिए उसका, दूसरा है जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा उसकी सरकार होनी चाहिए और चौथा संप्रभुता होनी चाहिए। भाग 1 में हम पहला तत्व भूभाग वाला कर चुके हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा जो तत्व है, आवश्यक तत्व है, उसके बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती, वह है जनसंख्या वाला तत्व। और उसको नागरिकता के रूप में संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया है। उसका अनुच्छेद 5 से 11 तक उसके प्रावधानों का वर्णन है। और यहां प्रावधान जो किए गए हैं वह किए गए हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे। इन प्रावधानों का उल्लेख करने से पहले, वर्णन करने से पहले, विचार विमर्श करने से पहले मैं एक चित्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि संविधान के प्रत्येक भाग से पहले कोई ना कोई चित्र था और उसका कोई संदेश था। यहां भी भाग 2 से जस्ट पहले जिस चित्र का वर्णन है, जिस चित्र का उल्लेख है, वह है एक गुरुकुल। वह एक गुरुकुल है। ये आप गुरुकुल की आकृति देख रहे हैं, तो यह एक गुरुकुल है। वैदिक काल का यह गुरुकुल है। इसका उल्लेख भाग 2 से पहले है, नागरिकता से जस्ट पहले। तो यहाँ जो संविधान निर्माताओं का संदेश हो सकता है वो ये हो सकता है कि गुरुकुल में जो चीज़ें मिलती हैं या जो ज्ञान वहाँ से मिलता है उसको हम अपने जीवन में ढालें। गुरुकुल से प्राप्त होती है शिक्षा, और गुरुकुल से प्राप्त होते हैं संस्कार, और गुरुकुल प्रत्येक शिष्य को सिखाता है स्वावलंबी होना। और हमारी सरकार भी आजकल आत्मनिर्भर भारत की संदर्भ में बात कर रही है। तो यहाँ से हम नागरिक के रूप में इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करें कि हम शिक्षित हों, संस्कारित हों और स्वावलंबी हों, और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। प्रकृति के बीच में होता है ये, प्रकृति का महत्व यहाँ सिखाया जाता है। मिट्टी, पानी, जल, वायु, आकाश के रूप में पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण, प्रबंधन, परीक्षण, ये सब पंच तत्व के रूप में गुरुकुल के सिलेबस में होते हैं। तो यहाँ से हमें शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबी होने की प्रेरणा लेनी है। और अब आगे देखते हैं हम इसके प्रावधानों को। नागरिकता के प्रावधानों से पहले ये देखा जाए कि नागरिकता होती क्या है। समझना जरूरी है कि नागरिकता होती क्या है, परिभाषा क्या है। तो पहली बात तो याद ये रखनी है कि नागरिकता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी वह संविधान में नहीं दी गई है। कौन लोग नागरिक होंगे ये बात तो है, लेकिन नागरिकता होती क्या है इस बात का उल्लेख नहीं है। सामान्यतः विभिन्न अनुच्छेदों में परिभाषाएं दे रखी हैं, और सबसे ज़्यादा परिभाषाएं दी हुई हैं अनुच्छेद 366 में। 366 में सारी डेफिनेशंस हैं। आप वहाँ जाके देखोगे सब चीज़ की डेफिनेशन मिल जाएगी। इवन जीएसटी की डेफिनेशन भी आप देखना चाहोगे तो भी आर्टिकल 366 12 में मिलेगी, वो 12 में। वहाँ तो परिभाषित नहीं किया, लेकिन हमें खुद को तो समझना ही है कि नागरिकता होती क्या है। एक देश में जो लोग रहते हैं वो सभी नागरिक नहीं होते, उनकी कैटेगराइज बनी होती हैं, श्रेणियां होती हैं। तो सबसे अच्छी और सबसे श्रेष्ठ श्रेणी तो नागरिक की है कि वहाँ नागरिक होते हैं। कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं, विदेश से आए हुए लोग, उनको अन्य देशीय कहते हैं। अन्य देशीय में मित्र देश के हो सकते हैं और शत्रु देश के हो सकते हैं। और तीसरे वो लोग हो सकते हैं जिनके पास कोई नागरिकता है ही नहीं।
नागरिकता विहीन लोग हो सकते हैं, राज्य विहीन भी उनको कह सकते हैं, स्टेटलेस, जैसे बांग्लादेश के अप्रवासी या प्रवासी भारतीय अवैध जो लोग हैं, अवैध प्रवासी यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स भारत में हैं, उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो स्टेटलेस के रूप में होंगे। उनके पास तो नागरिकता बांग्लादेश की है, वहाँ से आए हैं तो, लेकिन उनके बच्चे यहाँ हैं तो उनको नागरिकता कहीं की भी नहीं मिली है, तो वो नागरिकता विहीन या स्टेटलेस पर्सन होंगे। और चौथी कैटेगरी होती है शरणार्थी, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी किसी देश से खुद के अस्तित्व को बचाने की वजह से वो वहाँ से भागते हैं, आते हैं। कोई धर्म का संकट है, जाति का संकट है, या कोई ऐसा विभेद पैदा हुआ हो गया हो कि उनको खुद को अस्तित्व पर आंच आने लग गई हो, कोई संघर्ष हुआ हो वहाँ, तो वहाँ से वो आ सकते हैं, दूसरे देश में जाके वो शरण ले लेते हैं। जैसे तिब्बत से भारत आए लोग यहाँ शरणार्थी के रूप में हैं, रिफ्यूजी के रूप में हैं। इनकी भी दो कैटेगरी हैं, एक तो स्थायी शरणार्थी और दूसरे अस्थायी शरणार्थी। स्थायी शरणार्थी के रूप में जैसे 1959 से पहले जो तिब्बत के लोग भारत में आ गए थे वो स्थायी शरणार्थी हैं, और 1959 के बाद 59 के बाद जो भारत में आए वो अस्थायी शरणार्थी है। उनको दर्जा जो दिया गया है वो स्थायी और अस्थायी के रूप में भारत सरकार ये दर्जा देती है। मित्र देश और अन्य देश के शत्रु देश के जो निवासी हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर इतना सा है कि शत्रु देश के जो निवासी हैं उन्हें अनुच्छेद 22(2) में जो सुरक्षा के उपाय प्राप्त हैं निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत, वह इनको प्राप्त नहीं होते। 22 जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना सा है कि इनको निवारक निरोध कानूनों में सुरक्षा नहीं मिलती है और बाकी लोगों को मिलती है। व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो सबको प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 14 के जो अधिकार हैं वो सबको प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है वह सबको प्राप्त है, चाहे कोई शत्रु देश का शरणार्थी है, स्टेटलेस है, सबको प्राप्त है वो। नागरिक के संदर्भ में हम बात करें तो किसी भी समुदाय का, राज्य का वह व्यक्ति जिसको पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, कंप्लीट मेंबरशिप प्राप्त है, पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। भारत में भी पहले दो कैटेगरीज में बांटा जाता था, प्रजा और नागरिक। जो नगर में रहते थे, शासन के कार्यों में भाग लेते थे, वो नागरिक कहलाते थे, और बाकी प्रजा सामान्य रूप से रहती थी। पाश्चात्य कंट्रीज के संदर्भ में देखें तो वहाँ दास, महिलाएं, देशद्रोही, विकलांग, इन लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी। जिनको नागरिकता प्राप्त होती है उनको पूर्ण सदस्यता और पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्ण अधिकार इनको प्राप्त होते हैं जो उस देश में प्राप्त हैं। नागरिकों के कर्तव्य भी हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में देखें तो अधिकारों को भी विभाजित किया गया है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी सबको प्राप्त हैं। टी.एच. मार्शल नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, टी.एच. मार्शल नाम के एक राजनीति विज्ञान के विचारक हुए हैं। उन्होंने किताब लिखी सिटीजनशिप सोशल क्लास के रूप में। तो टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को परिभाषित करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि नागरिकता का पूर्ण एहसास तब होता है जब उसको 3 तरह के अधिकार मिले हुए हों। पूर्ण एहसास तब मिलेगा जब नागरिकता के 3 अधिकार उसको प्राप्त हों। कौन कौन से? सबसे पहले नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स उसको प्राप्त हों, जो एक सिविलियन को प्राप्त होते हैं। काम रहना, काम करना, कोई आवेदन करना, अपने हक के लिए अपना दावा प्रस्तुत करना, नौकरी करना,
काम धंधा करना, जितने भी सिविल राइट्स हो सकते हैं वो सब इसको प्राप्त हों, नागरिक अधिकार। दूसरा है राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त हों कि शासन में सहभागिता का इसको अवसर मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चुने जाने का या चुनने का अधिकार हो। और तीसरा है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार के रूप में उसको ऐसी व्यवस्था मिले जहाँ शोषण नहीं हो, बराबरी का दर्जा मिले, समानता का व्यवहार हो, और यदि वो किसी चीज़ से वंचित है, असहाय, तो उसको राज्य सहायता करे। और ये तीनों चीज़ें एक लोक कल्याणकारी राज्य में संभव हैं। दो चीज़ें सब जगह मिल जाती हैं उदारवादी स्टेट्स में, लेकिन सामाजिक अधिकार हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य में ही संभव हो पाते हैं। तो पूर्ण एहसास तब होगा जब उसको ये तीन चीज़ें प्राप्त होंगी। नागरिकता एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट के रूप में है, वहाँ उसका अलग से उल्लेख करेंगे, पूरा विस्तार से करेंगे उसका। यहाँ केवल संदर्भ के रूप में इसको प्रयुक्त किया है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। जो संविधान में प्रावधान हैं वह अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, भाग 2 में है। और इस संविधान में जो नागरिकता की बात की है या नागरिकों की बात की है वह ये की है कि 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति नागरिक होंगे। इसमें लिखा है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होंगे, और संविधान के प्रारंभ की दिनांक लिखी है अनुच्छेद 394 में 394 में कि संविधान के प्रारंभ की दिनांक होगी 26 जनवरी 1950। तो उस दिनांक को कौन लोग नागरिक होंगे उनका यहाँ वर्णन किया गया। इसके बाद कौन कैसे नागरिक बनेगा इसके लिए विधि बनानी पड़ेगी संसद को। संसद को विधि बनाने की शक्ति दी है अनुच्छेद 11 में। तो पहले जो 26 जनवरी को कौन कौन नागरिक हो सकते हैं उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन हो सकते हैं। एक तो वो लोग जो यहाँ रह रहे हैं, दूसरे उन लोगों के लिए प्रावधान हो सकते हैं जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, क्योंकि बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, लोगों को ये छूट दी है कि आप या तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो वो लोग यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनके लिए भी नागरिकता के प्रावधान रखने पड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी वह हो सकती है कि जो लोग भारत के थे और पाकिस्तान चले गए, वहाँ उनको असहजता महसूस हुई और उनको लगा कि यहाँ जीवन नहीं चल सकता, अस्तित्व का संकट रहेगा और वापस भारत आना चाह रहे हैं, तो तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होगी। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की होगी जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं, लेकिन विदेशों में काम धंधे के संदर्भ में, मजदूरी के संदर्भ में, नौकरी के संदर्भ में, घूमने के संदर्भ में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं वो किन्हीं कारणों से, लेकिन हैं वो भारत के और विदेशों में रह रहे हैं। तो चौथी कैटेगरी वह होगी। तो इन चार कैटेगरीज में क्या क्या प्रावधान है, कैसे हैं, उनको एक देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में जो आधार है वह है अधिवास। अधिवास इसका इंग्लिश टर्म है डोमिसाइल। डोमिसाइल निवास, केवल निवास डोमिसाइल नहीं है, रेजिडेंस नहीं है। अधिवास की परिभाषा अभी संविधान में नहीं दी है, लेकिन विभिन्न न्यायिक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक केस का हवाला दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का केस था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजनारायण केस था 1955 का। उसमें यहाँ परिभाषित करने का कष्ट किया। इन्होंने कहा कि इसमें एक चीज़ तो यह होनी चाहिए कि एक विशेष प्रकार का निवास हो। विशेष प्रकार से तात्पर्य है कि जैसे होटल धर्मशाला टाइप का नहीं हो, बल्कि वहाँ वो रह रहे हों, लग रहा है कि स्थायी रूप से अनिश्चित काल के लिए रह रहे हैं, ऐसा हो। दूसरा, उनका इंटेंशन वहाँ वास्तव में रहने का हो अनिश्चित काल तक, कोई टाइम बीइंग नहीं है कि 5 साल के लिए 4 साल के लिए रह रहे हैं, वो आराम से यहीं रहना चाहते हैं, इच्छा हो उनकी, अर्थात वास करने की इच्छा हो, वासेच्छा हो और निवास हो, तो वो कहा जाएगा कि ये अधिवास है। इन लोगों के लिए जो कैटेगरी बनाई उसमें जो शर्तें रखी, पहली कैटेगरी के लिए जो शर्तें रखी वो ये थी कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो,
स्वयं जन्मा हो या उसके माता पिता जन्मे हों। कौन से भारत में? जो 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित है, अर्थात अविभाजित भारत, जिसमें पाकिस्तान का एरिया भी शामिल है। तो अविभाजित एरिया में वह या उसके माता पिता ने जन्म लिया है और संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष से रह रहे हों, अर्थात 26 जनवरी 1945 से पहले रह रहे हों, तो उनको रहते हुए यहाँ 5 वर्ष हो गए हों उन लोगों को, तो वह भारत के नागरिक होंगे। तो पहला आधार है अधिवास के आधार पर जो भारत में ही रह रहे हैं उन लोगों के लिए। कंडीशन ये है कि वो भारत में पैदा हुए हों। ऐसा नहीं कि कोई भी घूमने आया और रह रहा है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। वह पैदा हुए हों यहाँ और 5 साल से रह रहे हों, तो ये इनकी एक पहली कैटेगरी है। दूसरा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, अनुच्छेद 6 में उनका उल्लेख है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो माइग्रेशन किया है पाकिस्तान से भारत की तरफ, उन लोगों के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। एक डेट है वो याद कर लें आप, ये जो भाग है थोड़ा सा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महीनों से CAA 2019 के संदर्भ में एक विवाद चल रहा है, बहस चल रही है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है वो CAA से क्वेश्चन पूछें, मूल संविधान के प्रावधानों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, कि संविधान के प्रारंभ के दिन कौन लोग नागरिक होंगे, उल्लेख कीजिए प्रावधानों सहित। तो वो वहाँ लिखना पड़ेगा आपको कौन कौन से अनुच्छेद हैं। 19 जुलाई 1948 की जो डेट है उसके पीछे कारण है कि इस दिन एक परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने एक परमिट सिस्टम चालू किया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं यहाँ निवास करने के इरादे से, वो वहाँ से एक परमिट लेके आएंगे, अनुज्ञा पत्र लेके आएंगे। दूसरा, पाकिस्तान जा रहे हैं वो यहाँ से लेके जाएंगे, उसको लेके आएंगे और वो ये लेके जाएंगे। तो ये डेट थी, वो इस दिन से व्यवस्था चालू हुई थी। तो इससे पहले की स्थिति क्या होगी और इससे बाद की स्थिति क्या होगी? इससे पहले की स्थिति तो यही है कि जो स्वयं या उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, भारत 1935 वाला भारत, अविभाजित भारत, और यहाँ सामान्य तौर पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। इससे पहले जो लोग आ गए वो यहाँ रहने लग गए, उनके माता पिता यहाँ जन्मे थे, चाहे वो पाकिस्तान वाले एरिया में जन्मे चाहे भारत वाले जन्मे, और यहाँ रहने लग गए तो भारत के नागरिक होंगे। 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आएंगे उनके लिए एक कंडीशन तो यह है ही है कि वो स्वयं या माता पिता भारत में जन्मे हों। भारत वही 1935 वाला भारत। माता या पिता भारत में जन्मे हों। दूसरी कंडीशन है कि इन्होंने नागरिकता का आवेदन किया हो, एप्लीकेशन लगाई हो। तीसरा है कि आवेदन से पहले 6 महीने हो गए हों, कि जब आवेदन किया जाए उससे पहले 6 महीने हो गए हों। मान के चलो वो 20 जुलाई को आए तो 6 महीने बाद ही वो आवेदन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि जो पंजीयन अधिकारी भारत सरकार ने नियुक्त किया है उसने इनका रजिस्ट्रेशन कर लिया, तब वो भारत का नागरिक हो जाएगा। वहाँ से आएगा, आवेदन करेगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रजिस्टर्ड कर लेगा नागरिक के रूप में और वो रजिस्टर्ड नागरिक हो जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी हुई जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। तीसरी कैटेगरी जो लोग भारत के थे, पाकिस्तान चले गए और किन्हीं कारणों से वापस भारत आ रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 7 में उसका उल्लेख है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और
वापस भारत आ रहे हैं। पहले वो, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, पहले यहाँ चले गए और फिर वापस भारत आ रहे हैं उनके लिए। इनके लिए 2 डेट का उल्लेख आता है। एक है 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, और दूसरी डेट है 19 जुलाई 1948। इस डेट के बाद कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है वह भारत का नागरिक नहीं होगा। जो भारत से पाकिस्तान गया है वह नागरिक नहीं होगा। किंतु 19 जुलाई 1948 की व्यवस्था के बाद और परमिट लेके भारत आ रहा है, वहां से वापस आ रहा है वो परमिट लेके कि वो भारत में ही रहना चाहता हूँ, भारत की सेवा करना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए प्रावधान है। और उसके लिए प्रावधान वही है जो पाकिस्तान से भारत ला रहे हैं लोग, उनके बराबर ही। जो ओरिजिनली पाकिस्तान में थे वो आ रहे हैं, उनको जो प्रावधान थे अनुच्छेद 6 में, वही इन लोगों के लिए प्रावधान है जो भारत के थे और पाकिस्तान चले गए थे और वापस आ रहे हैं। अर्थात कि वह स्वयं या उनके माता पिता भारत में जन्मे हों, आवेदन किया हो, आवेदन से पूर्व 6 महीने हो गए हों और पंजीयन अधिकारी ने उनको पंजीकृत कर लिया हो, तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो विदेशों में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और विदेशों में रह रहे हैं। उसका उल्लेख है अनुच्छेद 8 में। जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं और विदेशों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रावधान है। किन्हीं कारणों से वहां रह रहे हैं, सामान्य रूप से आमतौर पर नागरिकता लेके नहीं, यूं ही रह रहे हैं मजदूरी काम धंधे के सिलसिले में, लेकिन वो हैं भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के। इंडियन ओरिजिन का तात्पर्य है वो 1935 वाले भारत में, अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म हुआ हो और विदेशों में रह रहे हैं, तो उनके लिए यह कहा है कि वह जहां भी हैं, इंडियन कॉन्सुलेट है, जो भारतीय दूतावास है, भारतीय दूतावास में 26 जनवरी 1950 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद भी वो काम कर सकते हैं। भारतीय दूतावास में जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे, आवेदन करेंगे नागरिकता का। जहां भी वो रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां भारतीय दूतावास होगा, वहां जाके आवेदन करेंगे और वहां भारत सरकार ने एक पंजीयन अधिकारी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नियुक्त किया है, वह उनको रजिस्टर्ड कर लेगा, पंजीकृत कर लेगा भारत के नागरिक के रूप में। तो इस तरह 4 कैटेगरीज हो गई जो नागरिक होने की हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 9 में प्रावधान है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली है तो वह नागरिक नहीं होगा किन्हीं भी परिस्थितियों में। अनुच्छेद 5, 6, 7 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। जो अनुच्छेद 5, 6, 7 में नागरिकता प्राप्ति, 5, 6, 7, 8 चारों में जो नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान किए गए हैं, उनके आधार पर नागरिक नहीं होगा। तो अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कि कहीं वो रह रहे हैं और वहां उस देश के लोगों ने, देश की सरकार ने उसको नागरिकता दे दी, उसको नहीं मिलेगी, तो स्वेच्छा से यदि नागरिकता ली है विदेश की, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। पहली बात। इसके बाद है अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान है कि जब तक संसद की विधि उसको नागरिक बनाए रखेगी वो नागरिक रहेगा। अर्थात यह है कि संसद की विधि के बिना नागरिकता नहीं छीनी जा सकती।
संसद की विधि से तात्पर्य यह हुआ कि कार्यपालिका के आदेश से नागरिकता समाप्त नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव आदेश कर दे उससे नागरिकता समाप्त नहीं होगी। सरकार की जो संसद है वही नागरिकता समाप्त कर सकती है। अर्थात संसदीय विधि के बिना नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नागरिकता छीनी नहीं जाएगी या समाप्त नहीं होगी। नागरिकता समाप्त करने के लिए क्या परिस्थितियां होंगी, क्या नियम होंगे, इसके लिए संसद को विधि बनानी पड़ेगी। और 26 जनवरी के बाद कौन लोग नागरिक होंगे, क्या विनियम होंगे, क्या नियम होंगे, उसके लिए संविधान ने संसद को अधिकार दिया और उसमें अनुच्छेद 11 का प्रावधान किया। अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति दी है विधि बनाने की कि वो नागरिकता के नियमों की विधि बनाए। अनुच्छेद 10 में कहा कि विधि के बिना नहीं छीना जा सकता, और शक्ति दे दी 11 में कि वो 11 में विधि बनाए कि कैसे नागरिकता मिलेगी, आने वाले समय में किन लोगों को देगी, किन लोगों को नहीं देंगे। ये सब अनुच्छेद 11 में। इसकी पालना में अनुच्छेद 11 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 कानून बनाया। नागरिकता जो विषय है संघ सूची का विषय है। आप ये लिख सकते हैं कि नागरिकता संघ सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। तो संघ सूची का विषय है नागरिकता। एंट्री नंबर 17 उसमें है, 17वीं एंट्री है संघ सूची में। तो नागरिकता उसका विषय है। अब हम उल्लेख करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों का। इसमें जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं, नागरिकता के अर्जन अर्थात प्राप्त करने और नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान किए कि नागरिकता कैसे तो प्राप्त होगी और कैसे समाप्त होगी। 30 दिसंबर 1955 को ये अधिसूचित हुआ सिटीजनशिप एक्ट। 9 संशोधन इस कानून में अब तक हो चुके हैं। 9 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि 8 बार शब्द ज़्यादातर बोला जाता है। तो ये 8 बार तब बोला जा रहा था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेंडिंग था, CAB था, तब तक 8 हुए थे। जैसे ही वो CAA हुआ, 2019 हुआ, तो 9 संशोधन हो गए। संभावना कम है कि ये पूछा जाए कब कब संशोधन हुए। 1957 में पहला संशोधन हुआ। सब CAA हैं ये, CAA 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 जो लेटेस्ट है वह हुआ 2019। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार संशोधन इसमें हुए हैं। सारे CAA कहलाते हैं। CAA 1985, CAA 1986, CAA 2003, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग संशोधन हुए। तो यह बात करते हैं नागरिकता प्राप्त कैसे होगी और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। 5 तरीके हैं नागरिकता की प्राप्ति के और 3 तरीके हैं नागरिकता की समाप्ति के। पहले प्राप्ति के तरीके देख लेते हैं कि नागरिकता अर्जन करने के, अक्वायर करने के क्या तरीके हैं। सेक्शन की संभावना कम है कि आपसे सेक्शन पूछे जाएं कि कौन से सेक्शन में है ये, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में आपको लिखना हो तो वहां सेक्शन का उल्लेख करते हैं तो कंपैरेटिवली उत्तर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो 5 तरीकों के लिए अनुच्छेद 3, 4 सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7
5 सेक्शन हैं, 5 धाराएं हैं जिनमें नागरिकता प्राप्ति के प्रावधानों का उल्लेख है। और नेक्स्ट अगले 8, 9, 10 3 उसकी समाप्ति के प्रावधान है। तो इनको देखते हैं कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे एक्वायर हो सकती है। तो वह प्रावधान है, पहला प्रावधान है जन्म के आधार पर यदि भारत में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद तो वह भारत का नागरिक होगा। पहले केवल इतना सा प्रावधान रखा कि जो भी जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसा लगा कि लोग यहाँ तो कोई भी आएगा, रहेगा थोड़े 10-20 दिन और उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, वो नागरिक हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रावधान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कंट्रोल कर किया इस पर। पहले था जिसका भी जन्म होगा वो भारत का नागरिक होगा। फिर 1987 में CAA 1986 के द्वारा 1987 में प्रावधान किया कि जिसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो जन्म लेने वाला बच्चा नागरिक हो सकता है। पुनः 3 दिसंबर 2004 को भी चेंज किया, CAA 2003 में ये चेंज किया कि जो व्यक्ति बच्चा पैदा हुआ है या तो उसके माता पिता दोनों नागरिक हों या दोनों में से एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हो। तो लेटेस्ट जो प्रावधान है वो ये है, और लेटेस्ट प्रावधान है 3 दिसंबर 2004 से, वो ये है कि या तो दोनों माता पिता उसके नागरिक हों, दोनों नागरिक हों, या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध नहीं हो, दूसरा माता यदि नागरिक है तो पिता अवैध नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। पिता नागरिक है तो माता उसकी अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना विधिक दस्तावेजों के, बिना वीजा पासपोर्ट के ट्रेवल करता है या रहता है, वह अवैध होगा। या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन वो एक्सपायर हो गए, 2010 तक की उसकी अवधि थी, 2020 में वो स्वाभाविक सी बात है अवैध प्रवासी हो गया। तो जिनके पास या तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं या एक्सपायर हो गए तो वे अवैध प्रवासी कहलाते हैं। तो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए और इनका बच्चा है तो जन्म के आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसका अपवाद भी है कि किन लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और ग्लोबलाइजेशन से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुआ करते थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो दूसरे देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, वह भी भारत में रहते हैं, नौकरी करते हैं। उनकी सरकारों के बिहाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकर्ता, उसके जो संगठन हैं बहुत सारे, उनके पदाधिकारी भारत में रहते हैं। तो जो राजनयिक हैं उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं वह भारत के नागरिक नहीं होंगे, पहला अपवाद। दूसरा अपवाद यह है कि भारत का कोई भूभाग दुश्मन देश के कब्जे में है, किसी दूसरे देश ने भारत के भूभाग पर कब्जा कर लिया और वहां जो बच्चे, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, भारत के जो लोगों के नहीं, उनके जो बच्चा वहां पैदा हुए हैं, कब्जा कर लिया क्षेत्र में, वो लोग रहने लग गए, उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। संभावना ये रहती है कि अपवाद पूछे जाएं। तो जो शत्रु देश के कब्जे में वाला क्षेत्र है, जिस पर शत्रु ने कब्जा किया हुआ है, तो वह नागरिक या उन देश के लोगों के बच्चे जो हैं वो नागरिक नहीं होंगे। तो ये अपवाद हैं दो इसके। 3/12/2004 से स्थिति यह है कि या तो माता पिता दोनों नागरिक हों या उनमें से एक हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। तो ये पहला आधार है जन्म के आधार पर। दूसरा आधार है
वंश के आधार पर, पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा आधार है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश या उद्भव शब्द भी आ जाता है इसके लिए, डिसेंट, सिटीजनशिप बाय डिसेंट के आधार पर, अर्थात जो लोग भारतीय हैं और विदेशों में पैदा हुए बच्चे, जो बच्चे विदेशों में पैदा हुए हैं, विदेशों में जन्म लेने वाले, विदेशों में जन्मे। इसमें भी अलग अलग प्रावधान है, बीच बीच में चेंज किए हैं, जो लेटेस्ट हैं उनको हम याद रखेंगे। 1992 तक तो ये प्रावधान था, 10 दिसंबर 92 तक ये प्रावधान था कि उसका पिता भारत का नागरिक हो, उसका पिता भारत का नागरिक हो, पहले ये प्रावधान था। 92 से और 3 दिसंबर 2004 प्रावधान किया गया कि उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। 92 से पहले केवल पिता, 92 से 2004 तक माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अब इसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद जो प्रावधान है वो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, जिस देश में भी पैदा हुआ है, वह 1 वर्ष के अंतर्गत भारतीय दूतावास में उसका पंजीयन करवाएं। जो भारतीय दूतावास है, इंडियन कॉन्सुलेट है, तो भारतीय दूतावास में उस बच्चे का पंजीयन करवाएं और उसके माता पिता दोनों ये शपथ पत्र दें, एफिडेविट दें कि इसके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। ये शपथ पत्र देना होगा उनको कि इसके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। बाय द वे वो शपथ पत्र नहीं दे पाए, नागरिकता ले ली, पासपोर्ट बनवा लिया, तो उसके बाद भी एक प्रावधान छोड़ा हुआ है कि जब वह बच्चा वयस्क हो जाए तो वयस्क होने के 6 महीने के अंतर्गत उस देश की नागरिकता छोड़ दे। जहां भी वो पैदा हुआ था वहां की नागरिकता थी तो वो छोड़ सकता है वहां की नागरिकता। तो पहले कि 1 साल में, 1 ईयर में वो भारतीय दूतावास में करवाएं पंजीयन, दूसरा शपथ पत्र दें, और फिर भी बाय द वे 1 साल में वो शपथ पत्र नहीं दे पाए तो वयस्क होने के 6 महीने के अंतर्गत उस देश की नागरिकता छोड़ दें। तो ये हुआ तीसरा आधार, वंश के आधार पर। चौथा आधार है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। कैसे? ये भारतीय मूल के लोगों के लिए है। कोई भारतीय मूल का लोग है, भारतीय मूल से तात्पर्य है कि या तो वो अविभाजित भारत में पैदा हुआ है या 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भाग बन गया भारत का, जैसे पांडिचेरी है, सिक्किम है, गोवा है, इन जगहों का 15 अगस्त 1947 के बाद जो हिस्सा भारत का हो गया है वह भारत मूल का होगा। तो पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है भारतीय मूल के लोगों के लिए। उसकी शर्तें हैं कुछ, कि उसको भारत में रहते हुए 7 वर्ष हो गए हों, जब वो आवेदन करे तो उसको 7 वर्ष हो गए हों। दूसरा, किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो, भारतीय से विवाह कर लिया हो और 7 वर्ष से यहाँ रह रहे हों, जैसे सोनिया गांधी जी 7 वर्ष से यहाँ रह रहे हों। तीसरा, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अवयस्क बच्चे। चौथा, जिन लोगों ने पंजीयन करा रखा है, यहाँ जिन लोगों ने पंजीयन करा रखा है उनके बच्चे।
भारत बाहर रह रहे थे, वो यहाँ उनके माता पिता ने पंजीयन करा लिया और वो बच्चे उनके यहाँ आ रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। तो भारत में पंजीकृत माता पिता, यदि उसके माता पिता यहाँ पंजीकृत हैं तो वह ले सकते हैं। इनको बस एक शपथ लेनी होगी, शपथ सबको लेनी होगी, संविधान के प्रति आदर की शपथ लेनी होगी इनको। और चौथी कैटेगरी वो हो सकती है कि माता पिता पंजीकृत थे लेकिन पंजीकृत बाद में नहीं हो या छोड़ दी उन्होंने, नागरिकता त्याग कर दी। पंजीकृत रहे हों उनके लिए प्रावधान है कि वो 12 महीने रहे, लड़का लड़की जो भी है, और 12 महीने के बाद वो आवेदन कर दे। इतनी संभावना कम है। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आवास की अवधि पूछी जा सकती है कि पंजीकृत कराने के लिए कितने साल का आवास होना चाहिए, या विवाह से जब वो नागरिकता लेना चाह रहे हैं, विवाह के माध्यम से पंजीकृत होना चाह रहे हैं, तो अवधि कितनी होनी चाहिए, तो वो अवधि 7 वर्ष है। और जहां कंफ्यूजन होगा वो होगी कि एक कार्ड है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसको बाद में करेंगे हम। तो जिसके पास ओसीआई कार्ड है वह व्यक्ति 5 वर्ष के बाद पंजीकृत करा सकता है। थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं, परेशान मत होना। यूपीएससी में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दे दिया कि पंजीकृत कराने के लिए उसको 7 वर्ष हो गए हों निवासी करते हुए। दूसरा है कि विवाह के बाद उसको 5 वर्ष हो गए हैं, या ओसीआई कार्ड ले रखा है उसको 6 वर्ष हो गए हों। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य होगा, ऊपर वाला। तो इस तरह कथन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 3 फैक्ट यहाँ आपको याद रखने। पहला कि भारत में निवास करते हुए उस व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष हो गए हों। भारतीय नागरिक से किसी ने विवाह किया है, लड़का या लड़की किसी ने भी, तो विवाह के बाद 7 वर्ष हो गए हों रहते हुए। विवाह को 7 वर्ष नहीं, रहते हुए, निवास करते हुए 7 वर्ष हो गए हों। और किसी के पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन्स इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, तो उनके लिए कंडीशन है कि वो 5 वर्ष के बाद पंजीकृत हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद इनको शपथ लेनी होगी, संविधान की निष्ठा की शपथ। इसके बाद जो प्रकार आता है वह है देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकीकरण भी इसका नाम आता है। ये विदेशियों के लिए है प्रावधान कि जो विदेशी हैं वो कैसे ले सकते हैं इसमें। इसी पर विवाद है। इसमें कंडीशन है कुछ। नेचुरलाइजेशन मतलब नेचुरल, वो यहाँ रहते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, उसको यहाँ रच बस गया आबो हवा में, तो वह व्यक्ति यहाँ रहना चाहता है तो वो नागरिक हो सकता है। 2 कैटेगरी हैं, एक सामान्य कैटेगरी, एक विशेष सेवा की कैटेगरी। सामान्य कैटेगरी में स्थिति यह है कि पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उस देश में, जिस देश का वह व्यक्ति नागरिक है, वहाँ भी भारतीय लोगों को नेचुरलाइजेशन से नागरिकता दी जाती हो। जिस देश का नागरिक है वह, तो वहाँ भी इस प्रक्रिया से भारत के लोगों को नागरिकता मिलती हो। अर्थात कि हम इतने उदार नहीं हैं कि हमारे लोगों को तो कोई नागरिकता दे नहीं रहा, हम उनको देते रहें। तो उस देश में भी ये प्रावधान होना चाहिए कि भारत के लोगों को नेचुरलाइजेशन से नागरिकता मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको इस बात का वादा करना पड़ेगा, ये घोषणा करनी पड़ेगी कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद उस देश की नागरिकता छोड़ देगा। जैसे ही भारत की नागरिकता की मिली, वही स्वीकृति देनी पड़ेगी उसको कि मैं उस देश की नागरिकता छोड़ दूंगा। पहले तो नहीं छोड़ेगा, बाय द वे यहाँ हमने दी ही नहीं तो, और वो भी चली गई उसकी, तो वो संभव नहीं है। तो ये स्वीकृति देनी पड़ेगी उसको
कि वह विदेश की नागरिकता छोड़ देगा। तीसरी कंडीशन यह है कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भारतीय भाषाएं दी हुई हैं, तो 8वीं अनुसूची की कोई एक भाषा का उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 8वीं अनुसूची का पर्याप्त ज्ञान उसको होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन यह है कि जब वह आवेदन कर रहा है इस आधार पर नागरिकता लेने का, उसको 12 महीने हो गए हों निवास करते हुए। आवेदन से पूर्व 12 महीने निवास करते हो गए हों और इससे पूर्व 12 महीने से पूर्व के 14 वर्षों में 11 वर्ष वो निवास कर चुका हो। विगत 14 वर्षों में 11 वर्ष निवास कर चुका, अर्थात टोटल न्यूनतम अवधि हुई 12 वर्ष। आवेदन से पहले 12 माह हो गए हों, अब 12 माह से पहले के 14 वर्षों में 11 वर्ष वो रह चुका हो। कोई 14 वर्षों में या तो लगातार 11 वर्ष से रह सकता है, बीच बीच में आता जाता रहा है भले, लेकिन वो 11 वर्ष रहा हो तो यहाँ आवेदन कर सकता है। इसमें एक छूट दी है, CA 2019 डिटेल पढ़ेंगे आगे। यह छूट दी है कि 6 धर्मों के व्यक्ति, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और 3 देशों के निवासी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कि कंडीशंस हैं कुछ, उन कंडीशंस की पालना कर रहे हैं, तो उनके लिए छूट यह दी है कि ये 11 वर्ष के स्थान पर आयु अवधि हो जाएगी 5 वर्ष। इसको डिटेल पढ़ाऊंगा मैं अलग से। तो इन लोगों के लिए 5 वर्ष है, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। और एक कंडीशन और यह है कि नागरिकता प्राप्ति के बाद उनका यहाँ रहने का इरादा हो। उनका इरादा भी तो होना चाहिए, नागरिकता लेकर रफू चक्कर रह जाए ऐसा नहीं। जिस संस्थान में वो नौकरी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के किसी कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं, तो उसको वो जारी रखें और यहाँ रहें आराम से। तो ये कंडीशन हुई देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने की सामान्य कंडीशन। अब विशेष सेवा की कुछ कंडीशन और हैं। विशेष सेवा की कंडीशन यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की है तो सरकार इन शर्तों में छूट दे सकती है, कितनी भी छूट दे सकती है। कौन कौन सी विशेष सेवाएं होंगी? उसमें होगा विज्ञान, दूसरा दर्शन के क्षेत्र में कोई विशेष सेवा की हो, कला के क्षेत्र में कोई विशेष सेवा की हो, साहित्य के क्षेत्र में कोई विशेष सेवा की हो, या विश्व शांति के क्षेत्र में कोई विशेष सेवा की हो उसने, या मानव उन्नति ह्यूमन प्रोग्रेस के संदर्भ में कोई विशेष सेवा की हो। तो 6 आधार हैं। इन आधार को कोई पूरा करता है तो सरकार उसको जितनी चाहे जो चाहे छूट दे सकती है, ये उसकी मर्जी है। पहले दिन नागरिकता दे सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। तो ये है नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता। 5 तरीके हुए, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। 5वां तरीका और पढ़ लेते हैं इसका। वह है कोई क्षेत्र समाविष्ट कर लिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। भारतीय क्षेत्र में कोई क्षेत्र इनकॉर्पोरेट किया जाए, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन मिला लिया जाए। जैसे पांडिचेरी को भारत के भूभाग में मिला लिया तो वहाँ पांडिचेरी के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। यदि कोई भूभाग भारत के क्षेत्र में मिला लिया तो इस भूभाग के निवासी भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे पांडिचेरी नागरिकता अधिनियम बनाया, पांडिचेरी
नागरिकता अधिनियम 1962 के माध्यम से पांडिचेरी के निवासियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। तो ये 5 आधार हुए नागरिकता प्राप्त करने के। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? उसके 3 आधार हैं। समाप्ति कैसे हो सकती है, उसके 3 आधार हैं। पहला है त्याग या त्यजन। त्यजन है, त्याग है, छोड़ दिया उसने। इंग्लिश का शब्द आता है इसके लिए रिनंसिएशन, कि स्वेच्छा से कोई त्याग करने की घोषणा कर दे कि मैं आज से भारत का नागरिक नहीं हूं, तो वो त्याग करके नागरिकता छोड़ सकता है। लेकिन उस समय यदि भारत किसी युद्ध में संलग्न है, युद्ध हो रहा है भारत के साथ किसी देश का, तो इस घोषणा, इस पंजीकरण, इस आवेदन को वो विदहेल्ड कर सकता है, रोक सकता है। तो युद्ध के समय उसका आवेदन विदहेल्ड हो जाएगा या हेल्ड पर छोड़, मतलब वो उस पर कोई निर्णय नहीं ले जाएगा, लंबित हो जाएगा वो। तो ये घोषणा लंबित हो जाएगी, ना तो मानी जाएगी, ना स्वीकार की जाएगी, ना अस्वीकार की जाएगी, लंबित रहेगी। तो ये त्यजन है, त्याग करके। दूसरा है बर्खास्तगी। सेक्शन भी हो जाएंगे 8, 9 और 10, वो उसके प्राप्ति के हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7। त्याग के 8, 9, 10। बर्खास्तगी अर्थात टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त कैसे होगा? इसका उल्लेख आर्टिकल 9 में भी किया गया है कि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। स्वेच्छा से कोई देश की नागरिकता ले ली तो बर्खास्त कर दी जाएगी। और तीसरा प्रावधान है वंचित करना, उसको नागरिकता से वंचित करना, डेप्राइवेशन। उसको वंचित किया जाए। एक तो छोड़ दिया, नागरिकता छोड़ दी तो नागरिकता समाप्त, स्वेच्छा से दूसरी जगह की ले ली तो नागरिकता समाप्त, और तीसरा वंचित किया जा सकता है उसको। वंचित किन आधारों पे? वंचित करने, जिसने रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त की है, नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त की है, या आर्टिकल 5C तीसरा था उसमें 5 साल से भारत रह रहा हो जन्म वाले अधिवास वाले में। तो इन 3 कैटेगरी के लोगों की नागरिकता समाप्त होती है वंचित करने से। कैसे कैसे होगी? इसके आधार हैं, उसने कोई तात्विक तथ्य, सब्सटेंशियस फैक्ट छुपाया है, कोई तात्विक तथ्य छुपाया है, नहीं बताया। जैसे किसी देश का देशद्रोही रहा है, वो रेड कॉर्नर नोटिस उसको जारी हुआ है, या कोई कहीं से उसकी पुलिस ढूंढ रही हो, उसको अपराध करके भागा हुआ हो, छुपा लिया उस तथ्य को, उसने छिपाया हो, तो वो छिपाने के बाद, या उसने जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं वो जाली दस्तावेज है, बोगस दस्तावेज हैं, छद्म दस्तावेज हैं, उसके फेक दस्तावेज प्राप्त किए हैं उसने, फर्जी दस्तावेज उसने प्रस्तुत किए हैं, नागरिकता प्राप्ति के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है, उसने यदि संविधान का अनादर किया हो, डिसरेस्पेक्ट किया हो, तो वो समाप्त हो जाएगी। चौथा है कि युद्ध के समय उसने शत्रु देश के साथ अविधिक व्यापार किया हो और उसकी सहायता की हो, तो वो समाप्त हो जाएगी। और पांचवा है
कि यदि पिछले 5 वर्षों में उसको 2 वर्ष की सजा हुई हो किसी कानून के अंतर्गत तो समाप्त हो जाएगी। तो पिछले 5 वर्ष में यदि 2 वर्ष की उसको सजा हुई है तो समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 आधार हुए उसकी नागरिकता समाप्ति के। 3 आधारों पर समाप्त कर सकते हैं इसकी नागरिकता। अब हम बात कर लेते हैं आगे, एक इंडियन डायस्पोरा नाम का शब्द आता है। भारत के वो लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके संदर्भ में भारत की सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या प्रावधान किए हैं। इंडियन डायस्पोरा जो लोग भारतीय मूल के हैं, विदेशों में रह रहे हैं, या तो उन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली है वहीं रह रहे हैं, या वो पासपोर्ट यहाँ का धारण कर रहे हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, तो उस संदर्भ में जो टर्म चलते हैं उनका यहाँ उल्लेख करते हैं। इसके पीछे जो सरकार का मकसद है वो ये है कि वो लोग भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, उन्नति में योगदान दें, कहीं भारत की सरकार भी उनके कहीं ना कहीं आड़े आए, उनको भी ये लगे कि भारत की सरकार उनके पक्ष में कुछ काम कर रही है या उनका ख्याल रखती है। तो इंडियन डायस्पोरा को भी भारत छोड़ना नहीं चाहता। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को भारत के प्लेन लेके आए थे, विदेशों से जहाज लेके आए थे। तो एक शब्द आता है यहाँ एनआरआई। एनआरआई में इतना सब पूछा जा सकता है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको एनआरआई की संज्ञा कब दी जा सकती है, मतलब कितने दिन की न्यूनतम अवधि होने के बाद उसको एनआरआई बोला जाएगा। तो इतना सा यहाँ से अपेक्षित है पूछना कि 182 या प्लस दिन उसको हो गए, या तो 182 दिन उसको बाहर हो गए विदेश में, एक वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक वो विदेश में रहता है तो उसको एनआरआई की संज्ञा दी जाती है। इसमें जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी एनआरआई की संज्ञा दी जाएगी। भारत में लंबे समय से इनकी मतदान की मांग चल रही थी कि हमें मताधिकार दिया जाए। 2011 में एक अधिसूचना जारी कर दी भारत सरकार ने, भारत की तो उसमें कहा कि एक फॉर्म आता है 6A, वह ये भर के और नागरिकता तो है ये, इसमें कंडीशन ये है कि पासपोर्ट इनका भारतीय होता है, जो पासपोर्ट होता है वह भारतीय होता है। फॉर्म 6A भर के वो मतदान दे सकते हैं, मताधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इनको खरीदारी की सारी छूटें होती हैं, हर तरह की छूट यहाँ होती है। PIO ये 2002 में आया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय उद्भव के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। ये उन लोगों को दिया गया था जिनके यहाँ दादा दादी, नाना नानी, माता पिता यहाँ के नागरिक रहे हों, तो उनके बच्चे जो भारत विदेशों में नागरिक हैं, अभी विदेशों में नागरिक हैं, उन लोगों के लिए ये इश्यू किया गया था। इसमें जो सुविधाएं दी गई थी वो ये थी कि वो 15 वर्ष तक वीज़ा ले सकते हैं, उनको 15 वर्ष का वीज़ा था। 180 दिन तक उनको फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के यहाँ अपना पंजीयन नहीं कराना, तो 180 दिन तक बेरोक टोक यहाँ रह सकते हैं आराम से, 15 साल तक का वीज़ा। इसको 2015 में OCI में मिला दिया, तो उसके बाद इससे संभावना कम है कि PIO से कोई क्वेश्चन बने। OCI है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको लाया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसको दूसरा नाम इसका प्रचलित है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भी इसको कहते हैं। इसके लिए एंटाइटलमेंट क्या है, कौन से लोग इसके योग्य हैं? योग्यता देखते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी
1950 ओसीआई को देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो लोग यहाँ के नागरिक थे या नागरिक होने के योग्य थे, उनके बेटा बेटी, नाती नातिन, पोता पोती, दोहिता दोहिती, उन लोगों को ओसीआई कार्ड इश्यू किया जा सकता है। अर्थात जो लोग 25 जनवरी को या तो नागरिक, 26 जनवरी को या तो नागरिक थे या योग्य थे। जो नागरिकता की योग्यताएं हैं जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में है, वह योग्य थे या नागरिक थे, उनके अब इसको 4th जनरेशन तक, 4थी पीढ़ी तक के व्यक्तियों तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि उसके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे हैं, तो 4थी पीढ़ी तक के व्यक्तियों को ये कार्ड दिया जा सकता है, दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि जो इनके स्पाउसेज हैं, स्पाउसेज का मतलब पति पत्नी है। यदि नाती है तो उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा, पोती है तो उसके पति को नहीं मिलेगा, तो स्पाउसेज को नहीं मिलेगा, पति पत्नियों को नहीं मिलेगा यह कार्ड, इन लोगों को दिया जा सकता है। इसी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही ये 2003 था, जो कि अधिसूचित हुआ 3 दिसंबर 2004 को। तो दिसंबर 4 तो वैसे ही हो गया, 5 तक लग गया। इसी संशोधन में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 9 जनवरी 2005 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 9 जनवरी डेट इसलिए चुनी इन्होंने कि 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो तब से ये लगातार प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो इनके स्पाउसेज को नहीं मिलेगा, 4थी पीढ़ी तक के मिलेगा। इनको फायदा क्या होगा? एक तो इनको आजीवन बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज वीजा मिलेगा, मल्टीपर्पज वीजा मिलेगा इनको। और जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, वहां इनको कोई पंजीयन नहीं कराना, आजीवन मिलेगा वीजा। कितने ही अनलिमिटेड टाइम तक घूम सकते हैं, साल 2 साल 6 महीने कुछ भी घूम सकते हैं आराम से यहाँ, तो कोई समस्या नहीं है इनको यहाँ घूमने फिरने में। लेकिन जो एनआरआईज को सुविधाएं मिलती हैं वो सब इनको मिलेंगी ओसीआई को। लेकिन इनको एक तो कृषि भूमि खरीदने की छूट नहीं मिलेगी, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, प्लांटेशन भूमि नहीं खरीद सकते। दूसरा, अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता है, नौकरियों की समानता है, वो नौकरियों वाले अधिकार नहीं मिलेंगे इनको। तीसरा, इनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। 2-4 हजार करोड़ रुपए कमा के लाएं या राजनीति करने लग जाएं, बन जाएं प्रधानमंत्री, तो इस तरह के राजनीतिक अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। संवैधानिक पदों पर भी चुने जाने का, नियुक्त होने का अधिकार इनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये कार्ड के 5 वर्ष बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये ओसीआई के संदर्भ में हुई बात। 9 जनवरी 2005 से प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है लगातार। अभी 15वां प्रवासी दिवस मनाया था, प्रवासी सम्मेलन हुआ था 21 जनवरी से 23 जनवरी वाराणसी में, और उसकी थीम थी कि नए भारत में इंडियन डायस्पोरा की भूमिका, भारतीय लोगों की भूमिका नए भारत के निर्माण में। वाराणसी में हुआ था, कुंभ के आसपास ही हुआ था। कुंभ शायद 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये 21 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो उसकी थीम ये थी। अब ओसीआई समाप्त कैसे हो सकता है?
OCI वापस भी तो लिया जा सकता है। ओवरसीज सिटीजन्स इंडिया जो कार्ड है, दोहरी नागरिकता है, इसमें एक कंडीशन और है कि जो व्यक्ति कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हैं उनको ये नहीं मिलेगा। जो कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हैं उनको यह OCI नहीं मिलेगा। कभी भी नागरिक रहे हैं वो, भले ही 2 साल के लिए नागरिक रहे और अब भले ही वो अमेरिका के, इंग्लैंड के नागरिक हैं, कभी भी नागरिक रहे उनको ये नहीं मिलेगा, OCI नहीं मिलेगा। अब OCI कब रद्द किया जा सकता है, कब समाप्त किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि उसने कोई तात्विक तथ्य छुपाया हो, कोई गहरा फैक्ट उसने छुपाया हो, वही भगोड़ा वगोड़ा वाला, देशद्रोही वाला। दूसरा, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हों, फेक दस्तावेज हों, फर्जी दस्तावेज लगाए हों। तीसरा, संविधान का अपमान किया हो। चौथा, शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार किया हो, उसकी सहायता की हो, यह हो सकता है। या सरकार को लगे, भारत को लगे खुद को कि यह सदस्यता, यह कार्ड या यह व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है, तो इसका कार्ड छीना जा सकता है। और पिछले 5 वर्ष में उसको 2 वर्ष सजा हुई हो किसी कानून में, तब उसका कार्ड छीना जा सकता है। और अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसमें एक चीज़ और जोड़ी है कि कोई भी कानून जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है उसके उल्लंघन पर OCI समाप्त हो सकता है। वहाँ यह नहीं लिखा कि सभी कानूनों पे हो सकता है, कि किसी भी कानून का उल्लंघन करने पे। कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ कि किसी भी कानून, वहाँ लिखा हुआ है किसी भी कानून की बात जो अमेंडमेंट किया है 2019 CAA में, वो ये है कोई भी कानून, एनी लॉ के वायलेशन पर इसका OCI समाप्त हो सकता है, लेकिन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है वह। अब वो नोटिफाइड किसी को भी कर सकती है, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर ही कर सकती है कि सब इसका चालान हो गया 2000 रुपए का, इसको वहां से विदा करो। थूकने तक का है आजकल तो। अब तो कोई भी प्रावधान जिसे नोटिफाई किया हो, ऐसा नहीं कि केवल एनी लॉ। पहला ऑप्शन आ जाए आपको कि किन आधारों पर OCI समाप्त हो सकता है। पहला ऑप्शन हो कोई भी कानून के उल्लंघन पर। दूसरा ऑप्शन हो ऐसा कानून जिसमें 5 वर्ष में 2 वर्ष की सजा हुई हो। तीसरा कि ऐसा कानून जिसमें को भारत सरकार ने नोटिफाई किया हो, अधिसूचित किया हो वह। तो पहला वाला ऑप्शन गलत होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा कि जिसको भारत सरकार ने नोटिफाई किया है उस कानून के उल्लंघन पर इसको रद्द किया जा सकता है, OCI को। PIO OCI में मिला दिया है 2005 में ही, 2015 में, सॉरी 2015 में PIO मर्ज कर दिया OCI में। तो PIO को जो सुविधा मिल रही थी वो OCI के थ्रू उसको डायरेक्ट एक्स्ट्रा मिलने लग गई। इसमें छोटा सा अंतर यह था कि PIO उनको स्पाउसेज को भी मिल जाता था, पति पत्नियों को, लेकिन यहाँ पति पत्नियों को OCI नहीं मिलता। वहाँ था 15 वर्ष का, यहाँ आजीवन हो गया। उसमें था 180 दिन तक की अवधि, यहाँ अनलिमिटेड अवधि हो गई। तो इस तरह भारतीय डायस्पोरा को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो भारत में अपनापन महसूस करें, यहाँ के लोगों को सहायता दें, यहाँ से सहायता प्राप्त करें और अपनत्व की भावना पैदा करें। कुछ और भी इसके प्रावधान हैं इससे जो जुड़े हुए हैं नागरिकता से। एक तो असम के संदर्भ में जो बात होती है
वह है, एनआरसी है और एनपीआर है और मुख्य सीएए 2019 है। असम और एनआरसी और सीए 2019 ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, काफ़ी चर्चित हैं, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। उसके बावजूद हम इसको यहाँ अगली क्लास में कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। असम का एनआरसी क्या था, भारत के एनआरसी के संदर्भ में क्या विवाद है, एनपीआर की क्या बातें हो रही हैं और मुख्य रूप से सीएए 2019 में क्या नए प्रावधान किए गए, उनकी सब हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।